हेलो दोस्तों, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर नए वीडियो के साथ मैं प्रेजेंट हूं आप लोगों के बीच, जिसमें भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें भाग 1 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद का भाग 1 जिसमें है, कहता है इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा होती है। किसमें होती है? तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो होता है उस पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भाई अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि एरिया क्या होगा, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर नए राज्यों को मिलाना है अपने देश के अंदर या अपने ही देश में नए राज्यों की स्थापना करना है, तो यह आर्टिकल 2 में इसके नियमों का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, और इसमें कहता है राज्य का निर्माण तथा सीमा तथा नामों में परिवर्तन राज्य क्षेत्र में। अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है तो यह आर्टिकल 3 के अनुसार हो सकता है। भाग 1 में यह वर्णित है, जिसका आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 3 में वर्णित है। आगे हम लोग बात करेंगे भाग 2, और भाग 2 बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसमें नागरिकता के बारे में बात करता है। तो नागरिकता यानी कि हम लोग अनुच्छेद 3 तक देख चुके हैं। अनुच्छेद जो है वह चौथा है, कहता है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। इसमें जो होता है ये सभी विधियां शामिल होती है। 2 और 3 के अधीन आने वाली जो बनाई गई विधियां हैं वह शामिल किया गया है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभिक नागरिकता। अगला अनुच्छेद 6 में है भारत आने जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि भारत में कब तक आने वाले और भारत में कब से जाने वाले लोगों की नागरिकता क्या होगी, इस पर चर्चा अनुच्छेद 6 में किया गया है। आर्टिकल 7 में कहता है पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। पाकिस्तान, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों, तो यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आ गए। तो अनुच्छेद 7 में वही कहता है कि पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। और यहाँ एक बात और है कि कुछ लोग पाकिस्तान तो भारत से चले गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वे पुनः भारत लौट कर आ गए। तो वैसे लोगों का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अगला अनुच्छेद 8 जिसमें है, इसमें कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता कैसे सुरक्षित रहेगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 8 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ना होना, यानी कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 9 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 10, जिसमें कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि किस आधार पर आपकी नागरिकता बनी रहेगी, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। यह जो है अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अगला भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकार की बात करता है। नागरिकता तो दोस्तों हम लोगों ने देखा, इसके बाद आता है मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है। और इसमें विशेष क्या चीज़ का प्रावधान है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें कहता है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 में कहता है राज्य की परिभाषा, कि एक राज्य की जो परिभाषा है वह क्या होनी चाहिए। मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि, यह अनुच्छेद 13 में कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष सभी लोगों का जो समानता होती है, यह होता है अनुच्छेद 14 के तहत, यानी कि 14 के तहत। अगला अनुच्छेद है 15, जिसमें कहता है धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध, कि आप किसी भी जाति या लिंग या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 के तहत वर्णित है।
अगला है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर आप किसी नौकरी या किसी विशेष नियोजन में बात करें सभी की समानता, तो यह 16 आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है। अगला है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का जो अंत है दोस्तों, यह अनुच्छेद 17 के तहत है। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत, और उपाधियों का अंत जो है यह 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी घूम सकते हैं अपने देश के अंदर, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 20, जिसमें कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 में कहता है। अगला हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क में कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22, जिसमें कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 23 में कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम की बातें जो है वह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 24 में कहता है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अगला है अनुच्छेद 25, जिसमें कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अगला है आर्टिकल 26, जिसमें कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला आर्टिकल 27 में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, जिसमें कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए वाहन नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की कर दी गई है। यह क्या कहता है, तो आर्टिकल 27 कहता है। अगला है आर्टिकल 28, जिसमें कहता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर। अगला है अनुच्छेद 29, जिसमें कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण जो है यह अनुच्छेद 29 के तहत कहता है। अगला है अनुच्छेद 30, जिसमें कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगर अल्पसंख्यक है तो वह शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है और वह जो है उसे चला सकता है। यह अनुच्छेद 30 में इसका बातों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 31 में कहता है संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अनुच्छेद 32 कहता है अधिकारों को परिवर्तित कराने के उपचार, अर्थात संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह है अनुच्छेद 32 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32। अगला है अनुच्छेद 33, जिसमें कहता है संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह सैन्य बलों व सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर सकती है। अगला है अनुच्छेद 34, जिसमें कहता है सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ लागू किए जाने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर सैनिक कानून लागू होगा वहाँ पर लोगों के कुछ कानून जो है अधिकार जो है उसे छीन लिया जाता है या कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 35A, जिसमें कहता है जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह अस्थायी नागरिकता की परिभाषा तय करे कि स्थानीय नागरिक कौन है। अगला है अनुच्छेद 39 क के अनुसार कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद 39 क के अनुसार कहा गया है। अनुच्छेद 39 ख में कहता है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित हो सके। ठीक है, अनुच्छेद 39 ख में इस बात की चर्चा किया गया है। अगला है 39 ग, जिसमें कहता है धन का समान वितरण, यानी कि सरकारी धन जो है उसका समान वितरण होना चाहिए यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच। अगला है अनुच्छेद 40, जिसमें कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है यह, और इसमें कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में आ जाएगा। अनुच्छेद 41 में कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अगला अनुच्छेद 42, जिसमें कहता है काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। अगला हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 43, जिसमें कहता है कामगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन।
यह जो है दोस्तों बात करता है अनुच्छेद 43। और अगला है अनुच्छेद 44 जिसमें कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 45 जिसमें कहता है राज्य में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। यह जो कहा गया दोस्तों विशेष रूप से 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें इस बात की चर्चा हुई है। आगे हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 46 कहता है राज्य एसटी और एससी तथा दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। यह अनुच्छेद 46 में इस बात की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यह जो है राज्य का कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर यानी कि खान पान, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य की जो सुधार करने का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, वह राज्य का है, जो कि अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 48 जिसमें कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अगला अनुच्छेद 48 यहाँ पर क होना चाहिए जिसमें कहता है राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का कार्य प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 49 जिसमें कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा संस्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करेगा। यह अनुच्छेद 49 में कहा गया इस बात को। अगला है अनुच्छेद 50 जिसमें कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण की बात कही गई है, यह अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इस बात की चर्चा हुई है। अगला है हम लोग भाग 4 देखेंगे जिसमें मौलिक कर्तव्य है। नागरिकता के बाद कुछ आप लोगों को मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जिसको याद रखना है। कहता है भाग 4 क जिसमें कहता है मौलिक कर्तव्य। 51 क में कहता है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सवर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया। किसके सिफारिश पर? तो सरदार सवर्ण सिंह। इसमें कहता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 52 में कहता है भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहता है कि अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति होना चाहिए एक। अगला है अनुच्छेद 53 जिसमें कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ की शक्ति होगी यह राष्ट्रपति के पास होगी, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 53 में हुआ है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति यानी कि क्या नीति होना चाहिए, इस चीज़ की बात करता है। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 56 में हुआ है। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। अगला है अनुच्छेद 58 जिसमें कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बात की चर्चा हुई है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, इस बात की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 60 जिसमें कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इस बात की चर्चा यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष जो शपथ ग्रहण का होता है यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 61 में कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 61 में इस बात की चर्चा करती है। अगला हम लोग बात करेंगे और 61 के बाद 62 नंबर जो है कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो शक्ति है अनुच्छेद 61 में हो गया। अनुच्छेद 62 में कहता है राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का पदावधि कितनी होनी चाहिए, इस बात की चर्चा 62 अनुच्छेद में हुई है। अनुच्छेद 63 जिसमें कहता है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, इस बात की चर्चा हुआ है यहाँ पर। 63 में कहता है उपराष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 66 में कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो बातें हैं इस पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 67 में कहता है उपराष्ट्रपति की पीठासीन जो अधिकारी होती है इस पर बात होती है। अनुच्छेद 69 जिसमें कहता है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो होता है। अनुच्छेद 72 जिसमें कहता है क्षमादान या दंडादेश की लघुकरण की शक्ति जो होती है,
यह अनुच्छेद 72 में होती है। अनुच्छेद 74 जिसमें कहता है मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होता है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है वह अनुच्छेद 75 में बातें की गई है। अनुच्छेद 76 में कहता है भारत का महान्यायवादी। अब हम लोग बात करेंगे संसद के बारे में। अनुच्छेद 79 में जिसमें संसद का गठन के बारे में चर्चा होती है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना पर चर्चा होती है। अगला अनुच्छेद 85 है जिसमें संसद के सत्र सत्रावासन का विघटन के बारे में चर्चा होती है। अगला है अनुच्छेद 87 जिसमें कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा होती है। और इसके अलावा भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सा पॉइंट देखेंगे जिसमें कहता है अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति व उपसभापति के बारे में चर्चा होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 90 जिसमें कहता है उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाया जाना, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 90 में होती है, 90 में होती है। अनुच्छेद 93 जिसमें कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात होती है। अनुच्छेद 94 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटा दिया जाना, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 94 में होती है। अनुच्छेद 97 बात होती है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में। अगला है अनुच्छेद 99 जिसमें कहता है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की जो बातें होती है यह अनुच्छेद 99 में होती है। अनुच्छेद 106 जिसमें कहता है संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता की बात होती है। अनुच्छेद 108 में सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बात होती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जो परिभाषा होती है इस पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक और वार्षिक बजट पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 117 पर वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध पर चर्चा होती है। अगला है अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, इस पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में चर्चा होती है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों की वेतन आदि से संबंधित बातों पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की और नियुक्ति के बारे में चर्चा होती है। अनुच्छेद 127 में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा होती है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इस बात पर चर्चा होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 129 आर्टिकल पर चर्चा कर चुके हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे के आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।